सम्राट अशोक। वेलकम टू एस के एजुकेशन। नाम है सुमित के एसपी। दोस्तों, पिछली वीडियो में बात कर चुके हैं चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार के बारे में। और दोस्तों, अब हम समझने वाले हैं अशोक सम्राट के बारे में, जिसके द्वारा दोस्तों हम जो अगली वीडियो आएगी उसके अंदर हम समझेंगे दोस्तों उसके शिलालेख के बारे में। लेकिन दोस्तों, हम इसके अंदर समझने वाले हैं दोस्तों सम्राट अशोक के बारे में, जिसका कलिंग वॉर हुआ था उसके बारे में। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं। अशोक। दोस्तों, अशोक का राज्यारोहण लगभग 269 ईसा पूर्व के आसपास होता है, क्योंकि दोस्तों 273 के आसपास 236 तक ये शासन करता है। लेकिन दोस्तों, इसी बीच आपको पता है इसको संघर्ष भी करने पड़ते हैं, 4 वर्ष उसको लगते हैं अपनी गद्दी पाने में, क्योंकि दोस्तों उसको कहा जाता है कि इसने अपने 99 भाइयों को मार दिया था। और किसके द्वारा दोस्तों? जब ये 273 ईसा पूर्व के आसपास सिंहासन पर बैठ जाता है ना, तो जब हम देखते हैं कि अशोक का वास्तव में क्या नाम था, किस तरीके से था, तो उसका अभिलेखों में उसका देवनाम प्रियदर्शी नाम शब्द आता है, यानी कि वो उपाधियों को ज़्यादा संबोधित करता था। लेकिन दोस्तों, असल में चंद्रगुप्त मौर्य के जो कि मौर्य डायनेस्टी थी, उसके अंदर ज़्यादा उपाधियों को ज़्यादा प्रयोग नहीं किया गया था। और खासकर दोस्तों कनिष्क राजा में आपको पता होगा, जैसे चंद्रगुप्त द्वितीय हो गए, ऐसी ऐसी उपाधियाँ बहुत सारी धारण की गई हैं। तो इसके अंदर जो विक्रमादित्य उपाधि होती थी, तो इन लोगों ने ये धारण की थी। लेकिन दोस्तों, अशोक ने केवल देवनाम प्रियदर्शी अपनी जो ज़्यादा उपाधि धारण की थी। दोस्तों, मास्के और जो गर्जा लेख है, जो अभिलेख है दोस्तों, उसके अंदर उसका नाम अशोक मिलता है। और दोस्तों, पुराणों में उसका नाम अशोक वर्धन मिलता है, यानी कि इन 2 ग्रंथों में इसके अलग अलग नाम हैं। और दोस्तों, सिंगली जो कि दोस्तों आपको पता होगा, सिंगली श्रीलंका से, जो कि उसके अंदर कुछ जो पांडुलिपि लिखी होती है ना, अनुश्रुतियाँ, तो उसके अंदर बताया जाता है कि इसने लगभग अपने 99 भाइयों की हत्या कर ही राज्य सिंहासन प्राप्त किया था। लेकिन दोस्तों, 99 भाई खुद के नहीं थे, यानी कि जैसे कि बिंदुसार ने जितनी भी अपनी पत्नी होंगी ना उसकी, और जैसे नाजायज औलादें होंगी उनकी, तो अलग से, मतलब ये हम कह सकते हैं कि मतलब एक एक व्यक्ति के अलग अलग 99 भाई होंगे। कुछ दोस्तों इससे मैच करता है, आपको ऐसे समझ सकते हैं जैसे कि आपको पता होगा ना कि धृतराष्ट्र के भी 99 पुत्र थे, तो 100 अशोक, आप ऐसे समझ सकते हैं कि शायद कि जैसे बिंदुसार का 99 भाई था, ये आखिरी ये अशोक हो गया। इस तरह से आप महाभारत इसको रिलेटेड कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, सिर्फ समझने के लिए आपको इसे याद रहेगा। और दोस्तों, दिव्यावदान के अंदर भी जो अशोक की माता था, उसका नाम है दोस्तों सौभद्रांगी, जो कि दोस्तों एक चंपा की जो कि एक ब्राह्मण की पुत्री थी, उसने वहीं से शादी की थी, जो बिंदुसार था। और सिंगली जो अनुसूचियाँ उसके अंदर आपको पता होगा कि जो कि उज्जैनी का जो 200 राज्यपाल था अशोक, और उसी समय दोस्तों विदिशा के आसपास ही रहता था। तो इसके अंदर विदिशा में एक रुखा था, जब उसको एक लड़की थी देवी नाम से, उसका उसी से विवाह हो जाता है। उसी से जन्मे थे दोस्तों संघमित्रा और महेंद्र। और संघमित्रा के बारे में दोस्तों, जो कि उसकी बेटी थी अशोक की, इन दोनों ने, इसके बेटे और बेटी ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार किया था, आपको पता ही होगा। दिव्यावदान में भी दोस्तों इसकी पत्नी का नाम त्रिसरिता मिलता है, और किसी किसी में जैसे कारुबाकी हो गया। और दोस्तों, ये अलग अलग से इनके नाम मिलते हैं। बौद्ध परंपरा में तो दोस्तों, जैसे कि इसके अंदर बताया गया है, दोस्तों ध्यान से समझना, मैं बता रहा हूँ क्योंकि पूछा जाता है ना दोस्तों, क्योंकि दोस्तों ज़रूरी है ये। वैसे तो दोस्तों ये मतलब इसने शासन के लिए बहुत लड़ाई करी। जैसे कि आपको पता होगा, बिंदुसार अशोक की वजह ना सुसीम को राजा बनाना चाहता था, लेकिन सुसीम बन नहीं पाता, उसको तक्षशिला में सही तरह से अपना संभाल नहीं पाता। हमने उसमें बात भी की थी दोस्तों। तो फिर दोस्तों, इसके बाद क्या होता है, जब इनके बीच युद्ध होता है, अपने बड़े भाई से युद्ध करता है, और ये सबसे छोटा था अशोक, तो ये जीत जाता है। और देवावदान में भी दोस्तों इसकी पत्नी का नाम एक और मिलता है, तिश्रियता। और दोस्तों, किसी किसी में एक अभिलेख में उसका दोस्तों कारुबाकी उसकी पत्नी मिलती है। दिव्यावदान में दोस्तों 2 भाई, इनके 2 भाई बताते जाते हैं, तो कि अशोक के 2 भाई थे, सुसीम और विगताशोक। ये यानी कि दोस्तों हम समझ सकते हैं कि 2 भाई थे विगताशोक, यानी कि जो 99 भाई तो अलग अलग थे, यानी कि अलग अलग, जैसे बिंदुसार ने और शादी की होंगी, तो उसमें उससे हो सकता है ये। फिर दोस्तों, जब इसका राज्यारोहण हो जाता है, उसके बाद ये शुरू करता है दोस्तों, लगभग 8 वर्ष बाद 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण। और कलिंग पर आक्रमण जब कर देता है, तो दोस्तों आपको पता होगा कितना भयानक युद्ध हुआ था। और दोस्तों, उसी के कारण जब उसने देखा ये नरसंहार, तो उसने बौद्ध धर्म को अपना लिया, और वो बहुत शांत स्वभाव का हो गया। फिर दोस्तों, उसके बाद कोई भी राजा इतने ताकतवर नहीं हुए। फिर दोस्तों, जब क्या होता है कि जब कलिंग पर आक्रमण करता है, क्योंकि दोस्तों अशांति आ चुकी थी और राज्य मिल नहीं रहा था अशोक के उसमें, तो 1 लाख या 50,000 व्यक्ति बंदी बना लेता है अशोक। और दोस्तों, लाखों लोगों को इसके अंदर मार दिया जाता है। और सम्राट अशोक दोस्तों इसके अंदर जब ये देखते हैं ना
कि इसके अंदर नरसंहार कितना हुआ, तो दोस्तों उनकी आँखों से ये देख नहीं सकते थे, क्योंकि दोस्तों खतरनाक था ये। इसलिए दोस्तों क्या होता है कि इन्होंने अशोक के अंदर ना दोस्तों आध्यात्मिक विचार आने लग जाते हैं, और ये दोस्तों धम्म विजय की शुरुआत कर देता है। फिर उसके बाद दोस्तों निग्रोध के द्वारा ये बौद्ध धर्म को अपना लेता है, जो कि उसका भांजा था। और सिंगले अनुसूतियों में दोस्तों और दीपवंश और महावंश में तो दोस्तों अशोक को ना मैं अभी बता ही चुका हूँ कि निग्रोध ने उसको बौद्ध धर्म की शिक्षा दी थी, जो कि दोस्तों सिंगली और दीपवंश और महावंश के अनुसार पता लगता है। इसके बाद दोस्तों एक तो आपको पता होगा कि इसी बीच बौद्ध संगति हुई थी, और आपको ये भी पता होगा कि मोगली पत्तू थे, वो जो मोगली जो दोस्तों नाम अजीब सा होता है इनको बोलने में भी, मोगली लिपुत्तु ऐसे कुछ नाम था उनका, उनके द्वारा इसके अंदर आपको पता होगा कि अभी जो बौद्ध संगति हुई थी इसी बीच। तो दोस्तों इसके अंदर क्या होता है कि ज्ञान देते हैं इनको। फिर बौद्ध धर्म दोस्तों एक था दोस्तों कि जब एक था उपगुप्त नाम का एक व्यक्ति, तो वो शिक्षा देता है उपगुप्त अशोक को बौद्ध भिक्षु बनने के लिए, और उसी के शासनकाल में दोस्तों बोध गया की यात्रा हुई थी। और उसी के बीच दोस्तों उसने लुम्बिनी की यात्रा की थी 20 वर्ष बाद। और लुम्बिनी दोस्तों आपको पता है उसके अंदर क्या था कि अशोक ने इसी बीच दोस्तों कर मुक्त जो लगता था ना, वो हमेशा के लिए कर खत्म कर दिया था कि कर ना लगे। और दोस्तों इसी बीच अशोक के शासनकाल में बौद्ध संगति हुई थी। और दोस्तों बौद्ध संगति के बारे में दोस्तों मैं बता ही चुका हूँ, जो मोगली पत्तू से ऐसी कुछ नाम है दोस्तों, मोगली पुत्र ऐसी कुछ नाम है, आप ध्यान में रख सकते हैं। इसके बाद दोस्तों जब ये इसी के शासनकाल में पाटलिपुत्र के अंदर तृतीय बुद्ध संगति होती है, और दोस्तों इसी के अंदर और इसके अध्यक्ष थे जो कि दोस्तों मोगली पुत्र थे। और दोस्तों अभिधम्म पिटक की इसके अंदर रचना की जाती है, और अलग अलग देशों में भिक्षु भेजे जाते हैं ज्ञान के लिए कि सबको ज्ञान दें, जैसे चाइना हर जगह गए थे, इससे आप समझ सकते हैं। श्रीलंका में तो महेंद्र जो उसकी पुत्री संघमित्रा थी वो गई थी। तो इसके अंदर दोस्तों हम इस तरीके से समझ सकते हैं। और दोस्तों अशोक ने अहिंसा और शांति और लोक कल्याण की नीति को हमेशा अपनाया था। और दोस्तों उसके अंदर यही बताया कि उसने धर्म का प्रचार किया था जो बौद्ध धर्म था, लेकिन दोस्तों सहिष्णुता था, टॉलरेंस था उसके अंदर हमेशा के लिए। तो इसके अंदर हमने समझा दोस्तों कि किस तरीके से वो शासन करता है, क्या क्या इसके अंदर होता है। दोस्तों हम अगली वीडियो में बात करेंगे जो कि अशोक के कौन कौन से क्या क्या थे, उनके अंदर क्या क्या उन्होंने किया था, कौन कौन से अभिलेख थे और क्या क्या उनके कार्य थे, जैसे धर्म यात्रा किस तरह से प्रारंभ की थी, और जो राजकीय पदाधिकारी थे उनकी किस तरह से नियुक्ति की थी, ये सब हम दोस्तों उसी के अंदर समझेंगे दोस्तों। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, समझ में आएगा दोस्तों आपको। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद। जय हिंद जय भारत।